सी प्रोग्रामिंग सीखने की सीरीज़ के इस वीडियो में आज हम प्रॉब्लम नंबर 23 को सॉल्व करेंगे। तो आज के इस वीडियो के लिए जो हमारे पास प्रॉब्लम है वो है कि हमें एक सी प्रोग्राम लिखना है जो यूज़र द्वारा दिए गए अमाउंट को बनाने के लिए मिनिमम कितने नंबर ऑफ नोट्स की रिक्वायरमेंट है ये कैलकुलेट करके हमें आउटपुट स्क्रीन में डिस्प्ले कराए। और इस काम को करने के लिए हमें बस मॉडुलस और डिवाइड ऑपरेटर का ही यूज़ करना है। तो आज के इस वीडियो के लिए जो हमारे पास इनपुट फॉर्मेट रहेगा वो कुछ इस तरीके से रहेगा कि जैसे ही यूज़र इस प्रोग्राम को रन करे तो यूज़र को सबसे पहले ये मैसेज दिखे कि मिनिमम नंबर ऑफ नोट्स कैलकुलेटर, मतलब कि ये एक प्रोग्राम है जो कि मिनिमम नंबर ऑफ नोट्स को कैलकुलेट करेगा। उसके बाद में थोड़ा इस प्रोग्राम का डिस्क्रिप्शन लिखा रहे जिसमें लिखा रहे दिस प्रोग्राम कैलकुलेट्स द मिनिमम नंबर ऑफ नोट्स रिक्वायर्ड टू मेक अ सर्टेन अमाउंट यूजिंग द डिनोमिनेशंस रुपीज़ 2000, 500, 200, 100, 50, 20, 10, 5, 2 एंड 1। मतलब कि ये प्रोग्राम जो है वो कैलकुलेट करेगा मिनिमम नंबर ऑफ नोट्स जो कि यूज़र द्वारा दिए गए अमाउंट को बनाने के लिए रिक्वायर्ड है। और उस अमाउंट को बनाने के लिए जो हम डिनोमिनेशंस यूज़ करेंगे वो होगा 2000, 500, 200, 100, 50 एटसेट्रा। ठीक है। उसके बाद में इस मैसेज के बाद में यूज़र को मैसेज दिखे कि एंटर द टोटल अमाउंट इन रुपीज़। ठीक है। उसके बाद में यूज़र एक अमाउंट एंटर करे। तो मान लीजिए कि यूज़र ने एक अमाउंट एंटर किया कि 4567। अब हमारे प्रोग्राम का क्या काम है, हमारा प्रोग्राम कैलकुलेट करे कि इस अमाउंट को बनाने के लिए कम से कम 2000 के कितने नोट लगेंगे, 500 के कितने नोट लगेंगे, 200 के कितने नोट लगेंगे, 100 के कितने नोट लगेंगे एटसेट्रा। ठीक है। तो ये हमें कैलकुलेट कराना है अपने प्रोग्राम से। तो इसलिए इस इनपुट के बाद जो हमारा प्रोग्राम आउटपुट देगा वो कुछ इस तरीके से रहेगा कि जब प्रोग्राम आउटपुट दे तो सबसे पहले रिजल्ट ऐसे लिख के आए ऊपर में, और उसके बाद में यूज़र ने जो अमाउंट दिया है वो अमाउंट यहाँ पे लिख के आए, और उसके बाद में इस अमाउंट को बनाने के लिए 2000 के कितने नोट चाहिए, 500 के कितने नोट चाहिए, 200 के कितने नोट चाहिए, 100 के कितने नोट चाहिए, ऐसे पूरा लिख कर आए। ठीक है। हो सकता है कि आपके मन में क्वेश्चन आए कि 2000 के नोट तो अब मिलते ही नहीं है। ठीक है, बहुत मुश्किल से कभी कभार दिख जाते हैं जो कि बहुत लोग को दिखते भी नहीं है। तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो इस 2000 के नोट को यहाँ से हटा सकते हैं और सिर्फ 500 से शुरुआत कर सकते हैं। मैं क्या करूँगा, जब प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करूँगा तो ये मॉडिफिकेशन मैं करके दिखा दूँगा। उसके अलावा एक और मॉडिफिकेशन जो इस प्रोग्राम में किया जा सकता है, अभी मुझे वीडियो बनाते बनाते मुझे ध्यान आया कि एक और मॉडिफिकेशन जो इस प्रोग्राम में किया जा सकता है वो ये हो सकता है कि लास्ट में हमारा टोटल नंबर ऑफ नोट्स लिख के आ जाए कि इनका काउंट। ठीक है, हमें टोटल कितना नोट चाहिए इनका काउंट आ जाए टोटल, तो हमारा प्रोग्राम थोड़ा और बढ़िया हो जाएगा। तो जब हम अभी इम्प्लीमेंट करेंगे इस प्रोग्राम को तो फिर हम इसको भी ऐड कर देंगे इस प्रोग्राम में। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो लॉजिक यूज़ होगा, इम्प्लीमेंटेशन लॉजिक जो है इस प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए वो क्या है। ठीक है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि यूज़र जो भी अमाउंट देगा उसको हमें सबसे लार्जेस्ट डिनोमिनेशन से हमेशा डिवाइड करना है। बस इतना ही लॉजिक है। जैसे यूज़र ने अमाउंट दिया, मान लीजिए कि 4567, तो हमें इसको 2000 से डिवाइड करना है, तो हमें मिल जाएगा कि 2000 के कितने नोट लगेंगे। ठीक है। उसके बाद में जो बचा हुआ अमाउंट है उसको हम जो उसके बाद का डिनोमिनेशन उससे डिवाइड करेंगे तो हमें उस नोट का अमाउंट मिल जाएगा, और इसी तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे। बस इतना ही लॉजिक है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। मॉडुलस का यूज़ करेंगे हम रिमाइंडर निकालने के लिए। ओके, तो चलिए इस लॉजिक को हम समझते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से। तो जैसे यहाँ पे मैंने 3 अमाउंट लिखे हैं, तो चलिए इन तीनों अमाउंट के लिए नोटों की रिक्वायरमेंट क्या होगी, मतलब कितने नोट किस अमाउंट के लगेंगे, इसको हम पहले कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो फॉर्मूला यूज़ होगा हम वो फॉर्मूला को समझेंगे। तो सबसे पहले कि मान लीजिए कि यूज़र जो अमाउंट एंटर करता है वो है 7300। ठीक है। तो इस अमाउंट को बनाने के लिए कम से कम 2000 के कितने नोट लगेंगे, कम से कम 2000 के इसमें 3 नोट लगेंगे। ठीक है। तो अगर हम 2000 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 6000 मिलेगा, और जिसका रिमाइंडर होगा वो होगा 1300। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो 2000 के जो नंबर ऑफ नोट्स होगा वो हो जाएगा 2। ठीक है। हो सकता है आपके मन में ये भी क्वेश्चन आए कि ये क्वेश्चन में ऐसा क्यों कहा गया है कि मिनिमम नंबर ऑफ नोट्स रिक्वायर्ड, क्योंकि अगर हम मैक्सिमम नंबर ऑफ नोट ढूंढेंगे या तो अगर मिनिमम या मैक्सिमम कुछ भी नहीं लगाएंगे तो हमारा कोई प्रॉब्लम
जो हमारा फ्रेम नहीं हो पाएगा बढ़िया से, ठीक है। क्योंकि देखिए अगर यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ नोट की बात ना की जाती तो 4,567 रुपये बनाने के लिए आपको मैक्सिमम कितने नोट चाहिए, आप एक एक रुपीज़ के इतने ही नोट ले लीजिए तो आपको इतना अमाउंट बन जाएगा। फिर तो हमारा कोई क्वेश्चन ही नहीं बना, फिर तो कोई भी अमाउंट रहेगा हम एक एक रुपए के उतने नोट ला देंगे तो उतना अमाउंट बन जाएगा, तो वो कोई क्वेश्चन ही नहीं बना क्योंकि हमारा एक रुपए के नोट से सारे अमाउंट बन जाएंगे। तो इसीलिए क्वेश्चन में कहा गया मिनिमम नंबर ऑफ नोट्स कैलकुलेटर कि एक अमाउंट बनाने के लिए कम से कम, ठीक है, मिनिमम मतलब इससे कम नोट में वो अमाउंट बन ही नहीं पाएगा, ठीक है। इसीलिए मिनिमम नंबर ऑफ नोट्स हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इसलिए चलिए अब हम क्या करते हैं, इन तीनों एग्जाम्पल्स को सॉल्व करते हैं, उससे हमारा फॉर्मूला थोड़ा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने डिवाइड किया तो मुझे ये रिमाइंडर मिला, ठीक है। अब इस रिमाइंडर का मैं यूज़ करूँगा 500 के नोट कैलकुलेट करने के लिए। तो 1300 मैंने लिखा, इसको मैंने 500 से डिवाइड किया तो 2 टाइम्स में जाएगा 1000 और हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मुझे 300 मिलेगा। तो मुझे 500 के कितने नोट लगेंगे, 2 नोट लगेंगे इस अमाउंट को बनाने के लिए। अब जो इसका रिमाइंडर है मैं यूज़ करूँगा किसके लिए, 200 के नोट को कैलकुलेट करने के लिए। तो इसको मैं 200 से डिवाइड करूँगा तो ये 1 टाइम्स में जाएगा 200 और यहाँ पे रिमाइंडर में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो मुझे 200 का एक नोट चाहिए, ठीक है। इसके बाद में इस रिमाइंडर को मैं क्या करूँगा, फर्दर डिवाइड करूँगा किसके, 100 के नोट से, ठीक है, 100 मतलब 100 से। तो 1 टाइम्स में जाएगा और 100 के मुझे 1 नोट चाहिए। अब देखिए रिमाइंडर क्या बचा, यहाँ पे 0 बचा। तो अब फर्दर मुझे अब डिवाइड नहीं करना पड़ेगा क्योंकि मुझे 50 के भी 0 नोट चाहिए, 20 के भी 0 नोट, 10 के भी, 5 के भी, 2 के भी और 1 के भी, ओके। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। बहुत ही ईजी इम्प्लीमेंटेशन होगा इस प्रॉब्लम का। इसी तरीके से हम इस अमाउंट के लिए भी कर सकते हैं। पहले सबसे पहले 2000 से डिवाइड करें हम इसको अगर, तो ये कितने टाइम्स में जाएगा, 3 टाइम्स में जाएगा। तो हमें क्या मिल जाएगा, 6000 मिल जाएगा, है ना। हमें रिमाइंडर में मिलेगा 1370, ठीक है। तो हमें 3 नोट चाहिए, यहाँ पे भी गलत मैंने कर दिया था, यहाँ पे हमें 3 नोट चाहिए, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे भी हमें 3 नोट चाहिए, ठीक है। फिर ये रिमाइंडर आया, इस रिमाइंडर को मैं क्या करूँगा, फर्दर डिवाइड करूँगा किससे, इससे 2000 से कम के डिनोमिनेशन से, जो कि है 500 हमारे पास। तो 2 टाइम्स में जाएगा, 2 टाइम्स में हमें क्या मिल जाएगा, 1000 मिल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 370 हो जाएगा, ठीक है। अब ये रिमाइंडर आ गया हमारे पास, ये रिमाइंडर आ गया। अब ये कितने टाइम्स में गया, 2 टाइम्स में गया। तो 500 के हमारे पास 2 नोट हो जाएंगे। अब ये रिमाइंडर है, इसको मैं फर्दर डिवाइड करूँगा किससे, 200 से। तो कितने टाइम्स में जाएगा, 1 टाइम्स में जाएगा, 200 आएगा यहाँ पे, यहाँ 170 बचेगा। तो हमें 200 के एक नोट चाहिए, ठीक है। अब ये रिमाइंडर को हम फिर डिवाइड करेंगे 100 से। तो 1 टाइम्स में जाएगा तो मुझे क्या मिलेगा, 70 मिलेगा, मतलब सॉरी 700 नहीं 70, ठीक है। तो मुझे 100 के 1 नोट चाहिए, 70 मिला। अब मैं इसको 50 से डिवाइड करूँगा, 1 टाइम्स में जाएगा 50, तो ये हमें कितना मिलेगा, 20, ठीक है। रिमाइंडर 20 मिला और 50 के 1 नोट और 20 का भी 1 नोट, ठीक है। बाकी के 0 नोट। तो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो यही लॉजिक हमें यूज़ करना है इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है। अब देखिए ये भी नंबर सेम इसी के जैसा है, तो इसके लिए भी मुझे पता है अब यहाँ से कॉमन लॉजिक की वजह से कि 2000 के 3 नोट चाहिए, 500 का 2 नोट चाहिए, 200 के 1 नोट, 100 का 1 नोट, 50 का 1 नोट, 20 का 1 नोट, ठीक है। यहाँ तक तो ठीक है, 20 तक। उसके बाद में मेरे पास कितने बचे, 8 रुपये बचे। तो 8 रुपये बनाने के लिए मुझे पता है कि मुझे 10 के नोट नहीं चाहिए, ठीक है, 5 का नोट 1 चाहिए, 2 का नोट 1 चाहिए और 1 का नोट 1 चाहिए। ये मैंने फाइनल वाले इस अमाउंट को मैंने अपने इंट्यूशन से सॉल्व किया, ठीक है। हो सकता है कुछ गलती भी हो गई हो इसमें, लेकिन जब हम इसको क्या करेंगे, इसके लिए एक प्रोग्राम बनाएंगे तो प्रोग्राम हमें 100% सही रिजल्ट देगा। ये एग्जाम्पल्स हम सॉल्व कर रहे हैं बस फॉर्मूले को समझने के लिए। तो इनके फॉर्मूले क्या बनेंगे, फॉर्मूला कुछ इस तरीके से बनेगा कि हमें अगर ये पता करना हो कि 2000 के कितने नोट लगेंगे तो अमाउंट को 2000 से डिवाइड कर दो, फिर हमें रिमेनिंग अमाउंट निकालना पड़ेगा। ये जो यहाँ पे है, ये हम मॉडुलस साइन का यूज़ कर रहे हैं, तो इससे हमें क्या निकलेगा, इससे रिमेनिंग अमाउंट निकलेगा, रिमेनिंग अमाउंट, ठीक है। जब हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई अमाउंट है, उसको हम डिवाइड करेंगे 2000 से, तो जो अगर हम मॉडुलस साइन यहाँ यूज़ करेंगे तो इस अमाउंट को सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा ना, वो रिमाइंडर यहाँ पे
यहाँ पे हमारा आंसर आएगा, ठीक है। और उस रिमाइंडर का ही हमें काम है, उस रिमाइंडर को ही हमें 500 से डिवाइड करना है, जैसे कि हमने अभी ऊपर यहाँ पे समझा था। यहाँ पे हमने समझा था कि डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर होता है वो नेक्स्ट डिवीजन के लिए डिविडेंड हो जाता है, ठीक है, हमने ये समझा था। तो इसी तरीके से जब हमें 200 रुपीज़ का नोट निकालना हो तो अमाउंट को पहले हम 2000 से मॉडुलस करेंगे, उसके बाद में 500 से मॉडुलस करेंगे, फिर जो रिमाइंडर बचेगा उससे हम 200 का नोट निकालेंगे। उसी तरीके से अमाउंट को जब हम पहले 2000 से फिर 500 से 200 से मॉडुलस करेंगे तो जो रिमाइंडर बचेगा उसको 100 से डिवाइड करके हम 100 रुपीज़ का नोट निकालेंगे, ठीक है। उसी तरीके से अमाउंट को पहले हम मॉडुलस करेंगे 2000 से, फिर मॉडुलस करेंगे 500 से, फिर मॉडुलस करेंगे 200 से, फिर मॉडुलस करेंगे 100 से, तो जो रिमाइंडर बचेगा उसको हम 50 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 50 रुपीज़ के नोट निकल के आ जाएंगे। तो फॉर्मूला काफ़ी इजी है, इसीलिए मैंने फॉर्मूला एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड रखा है। इसके अलावा भी एक और तरीका है कि हम रिमाइंडर का हिसाब अलग रखते जाएं, एक और तरीका है, लेकिन उसमें नंबर ऑफ़ लाइंस बढ़ जाती हैं, इसलिए मैंने इसी को चूज़ किया, क्योंकि इसमें भले लाइन की हमारी विड्थ बढ़ जा रही है लेकिन नंबर ऑफ़ लाइंस जो है लिमिटेड है। हम एक लाइन में ही 2000 के नोट निकाल दे रहे हैं, एक लाइन में ही 500 के नोट निकाल दे रहे हैं, और उनको समझना भी काफ़ी आसान है। तो इस तरीके से ये हमारा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले की मदद से हम क्या करेंगे, आज के इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो चलिए अपने VS कोड में चलते हैं और इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को हम C लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो मैंने अपना VS कोड ओपन कर लिया है और अपने VS कोड में वो बेसिक लाइंस जो हमें हर C प्रोग्राम में लिखनी होती है वो लाइंस मैंने लिख ली है। सबसे पहले मैंने इंक्लूड किया है stdio.h को, क्योंकि ये हेडर फाइल है जिसमें printf और scanf का डिक्लेरेशन मौजूद है, तो इसलिए हमें ये फाइल इंक्लूड करना ही करना है। उसके बाद में C प्रोग्राम में जो सबसे मेन फंक्शन होता है वो मेन फंक्शन ही होता है, तो मेन फंक्शन मुझे लिखना ही है और उसका रिटर्न टाइप मैंने रखा है इंटीजर, इसलिए मेन फंक्शन के लास्ट में मुझे क्या करना पड़ेगा, रिटर्न 0 करना पड़ेगा। तो इस प्रोग्राम को लिखने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल्स डिक्लेयर करने पड़ेंगे जो कि इस प्रोग्राम में यूज़ होंगे। तो वेरिएबल्स कुछ इस तरीके के होंगे, जैसे कि यूज़र से हमें अमाउंट एंटर कराना है तो उसके लिए मैंने अमाउंट नाम का वेरिएबल ले लिया है। उसके अलावा सारे ही नोट्स की वैल्यू को स्टोर करने के लिए, सारे ही नोट्स के लिए हमने क्या कर दिया है, अलग ही अलग वेरिएबल बना दिए हैं। आपके मन में सवाल उठ सकता है कि जब सारे ही वेरिएबल्स इंटीजर टाइप के हैं तो हमने 3 बार इंट क्यों लिखा है। हम ऐसा भी तो कर सकते थे ना कि एक बार इंट लिख के सारे ही वेरिएबल्स को एक लाइन से ऐसे लिख देते। तो हाँ, हम ऐसा कर सकते थे, लेकिन उससे प्रॉब्लम क्या होती, उससे प्रॉब्लम ये होती कि हमारे प्रोग्राम का जो विड्थ होता वो बहुत बढ़ जाता, तो उससे क्या होता, हमारे प्रोग्राम की रीडेबिलिटी जो है कम हो जाती। इसलिए मैंने क्या किया है कि 3 बार अलग अलग इंट लिखा है, और एक बार इंट में अमाउंट और दूसरे इंट में 2000, 500, 200, 100 और 50 के नोटों को डिक्लेयर कर दिया है, और तीसरे वाले इंट में बाकी के बचे हुए नोट्स के लिए वेरिएबल्स मैंने डिक्लेयर कर दिए हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें यूज़र को मैसेज दिखाना है, ठीक है। तो मैसेज दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, हम कुछ इस तरीके से मैसेज यूज़र को प्रिंट कराएंगे। प्रिंट कराने के लिए मैंने printf फंक्शन का यूज़ किया है, और इन लाइन्स से क्या होगा, इन लाइन से यूज़र को कुछ इस तरीके का मैसेज दिखेगा आउटपुट स्क्रीन में। सबसे पहले लिख के आएगा मिनिमम नंबर ऑफ नोट्स कैलकुलेटर, ठीक है, ऊपर और नीचे थोड़ा डिज़ाइनिंग हो जाएगी, और उसके बाद में ये डिस्क्रिप्शन लिख के आएगा कि दिस प्रोग्राम कैलकुलेट्स द मिनिमम नंबर ऑफ नोट्स रिक्वायर्ड टू मेक अ सर्टेन अमाउंट यूजिंग द डिनोमिनेशंस ऑफ ₹2000, 500, 200, 100 एटसेट्रा, ठीक है। आपके मन में फिर से सवाल उठ सकता है कि इन तीनों लाइन को मैं एक ही printf में लिख सकता था। हाँ, मैं बिल्कुल इन तीनों लाइन को एक ही printf में लिख सकता था, लेकिन उससे प्रॉब्लम क्या होती, हमारे प्रोग्राम की विड्थ बढ़ जाती और क्या होता, हमारे प्रोग्राम की रीडेबिलिटी कम हो जाती। इसलिए मैंने क्या किया कि एक लाइन ख़त्म होने के बाद /n लगाने के बाद मैंने बाकी को एक के बाद एक नीचे लिखा है, ठीक है। तो इसके बाद अब हमें क्या करना है, हमें अब यूज़र से इनपुट मांगना है। तो यूज़र से इनपुट मांगने के लिए मुझे यूज़र को कुछ इस तरीके का मैसेज दिखाना रहेगा कि एंटर द टोटल अमाउंट। तो यूज़र जैसे ही टोटल अमाउंट एंटर करेगा तो उसको मैं अमाउंट नाम के वेरिएबल में रिसीव करूँगा, और ये अमाउंट नाम का वेरिएबल इंटीजर टाइप का है, इसलिए हमने जो फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ किया है वो है %d। उसके बाद में जैसे ही हमें अमाउंट मिल जाएगा, हमें अमाउंट मिलने के बाद हमें क्या करना है, इस अमाउंट का हमें यूज़ करना है सारे नोट्स के काउंट को निकालने के लिए, ठीक है। तो हम वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो हमने अभी थोड़ी देर पहले ही समझा था। तो वो फॉर्मूले कुछ इस तरीके से हैं, ठीक है। हमने बहुत डिटेल में इन फॉर्मूले को समझा था। तो हम इस अमाउंट का यूज़ करेंगे सारे नोट्स की नंबर या वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है, कि हमें 2000 के कितने नोट चाहिए, 500 के कितने नोट चाहिए एटसेट्रा,
ठीक है। इसके बाद में जब हमें सारे नोट्स की वैल्यू मिल जाएगी तो हमें क्या करना है, आउटपुट स्क्रीन में मैसेज दिखाना है, ठीक है, कि 2000 के कितने नोट लगेंगे इस अमाउंट को बनाने के लिए, 500 के कितने नोट लगेंगे, एटसेट्रा। तो उस काम को करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कुछ इस तरीके का मैसेज दिखाना पड़ेगा आउटपुट स्क्रीन में। उसके लिए मैंने प्रिंटफ का सहारा लिया है और प्रिंटफ में सबसे पहले ऊपर लिख के आएगा कि रिजल्ट, ठीक है, आउटपुट स्क्रीन में, और उसके बाद में जो नोट्स हमने यहाँ कैलकुलेट किए हैं उनका काउंट यहाँ पे लिख के आएगा, ठीक है। और जो सिंटेक्स है बहुत इजी है। सिंटेक्स हमने क्या किया है, हमने जो मैसेज हमें यूज़र को दिखाना है वो हमने डबल कोट्स के अंदर लिखा है, और डबल कोट्स के अंदर जहाँ जहाँ हमें वेरिएबल की वैल्यू चाहिए वहाँ वहाँ हमने क्या लिखा है, फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ किया है, ठीक है। जैसे यहाँ पे परसेंटेज डी लिखा है तो इसका मतलब अमाउंट की जो भी वैल्यू होगी अमाउंट नाम के वेरिएबल में वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। उसी तरीके से हमने यहाँ पे परसेंटेज डी लिखा है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नोट्स 2000 की जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएगी। उसी तरीके से इस परसेंटेज डी में नोट्स 500 की वैल्यू प्रिंट होके आ जाएगी। तो ये प्रिंटफ का बहुत ही सिंपल सा सिंटेक्स है जो कि हम हर प्रोग्राम में हमेशा यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा प्रोग्राम जो है कंप्लीट प्रोग्राम है। इसको जब मैं रन करूँगा तो हमें आउटपुट जो डिज़ायर्ड हमारा आउटपुट है, जैसा हम चाह रहे थे वैसा हमें आउटपुट मिल जाएगा। तो देखिए जैसे मैंने प्रोग्राम रन किया तो सबसे पहले मुझे ये मैसेज दिखा जैसा कि हम चाह रहे थे कि मिनिमम नंबर ऑफ नोट्स कैलकुलेटर, उसके बाद में ये मैसेज, और उसके बाद में यूज़र से अमाउंट मांगा गया। तो मान लीजिए यूज़र ने अमाउंट दिया कि 4567, ठीक है, और हमने एंटर किया तो ये हमारा मैसेज आ गया कि 2000 के हमें 2 नोट चाहिए, 500 का 1 नोट चाहिए, 200 के 0 नोट चाहिए, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। एक काम हम और कर लेते हैं कि जब हम एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे थे तो जो थर्ड वाला एग्जाम्पल था उसको हमने ऐसे इंट्यूशन से सॉल्व कर दिया था, तो एक बार हम उसका भी आंसर मैच कर लेते हैं, ठीक है। तो वो अमाउंट क्या था, जब मैं कोड रन करूँगा तो वो अमाउंट था 3700। मुझे एक बार अमाउंट देखना पड़ेगा, तो अमाउंट एक बार हम देख लेते हैं तो उससे ज़्यादा सही रहेगा। 7378, ओके, 7378, ठीक है। इसको जब मैं रन करूँगा तो 2000 के 3 नोट, 500 का 2 नोट कुछ इस तरीके से हैं। तो ये अमाउंट थोड़ा हमें याद रखना पड़ेगा, 321110, ठीक है, 321110, फिर लास्ट में 3 1, तो लास्ट में 3 1 एकदम सही है ना। हमने जो जल्दबाजी में कैलकुलेशन की थी वो एकदम सही है, कुछ इस तरीके से ही कैलकुलेशन होगा, ठीक है। हमने वीडियो की शुरुआत में एक चीज़ और कही थी कि अगर किसी को 2000 के नोटों के काउंट ना चाहिए हो तो क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, हमें बस ये अमाउंट, ये लाइन हटानी पड़ेगी और हमारा काम चल जाएगा। लेकिन उसके पहले हम एक काम और कर लेते हैं। हम लास्ट में यहाँ पे चाहते हैं कि टोटल नोट्स का काउंट आ जाए, ठीक है। हम चाहते हैं यहाँ पे इस लाइन के बाद में एक मैसेज लिख के आए कि टोटल नोट्स, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं प्रिंटफ, और यहाँ पे प्रिंटफ में, ठीक है, थोड़ा स्क्रीन को पहले बड़ा कर देता हूँ प्रोग्राम लिखते समय में। प्रिंटफ डबल कोट्स के अंदर टोटल नोट्स इज इक्वल टू परसेंटेज डी, ओके, परसेंटेज डी। और उसके बाद में यहाँ पे मुझे टोटल नोट्स जिसमें स्टोर है वो वेरिएबल चाहिए, ठीक है। हमारे पास 2 तरीके हैं। पहला ये है कि हम ये सारे ही नोट्स को यहीं पे काउंट कर दें, यहाँ पे काउंट कर दें। दूसरा तरीका है कि हम एक काउंट नाम का वेरिएबल बना लें, ठीक है। देखिए मैं वो तरीका करता हूँ जो आपको समझ में आएगा, ठीक है। काउंट नाम का मैंने एक वेरिएबल बना लिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, जब भी मुझे यहाँ पे नोट्स मैंने कैलकुलेट किए हैं तो मैं यहाँ पे कर दूँगा काउंट इज इक्वल टू काउंट, COUNT, काउंट प्लस नोट्स ऑफ 2000, ठीक है। ऐसा भी मैं कर सकता हूँ, तो इससे थोड़ा सा हमारा प्रोग्राम साफ दिखेगा। बाकी एक और तरीका है कि हम डायरेक्ट यहाँ पे सारे नोट्स को ऐड कर देते हैं, ठीक है। लेकिन उससे क्या होगा कि ये प्रोग्राम की विड्थ बढ़ जाएगी, तो जो कि हम नहीं चाहते, ठीक है। तो ऐसा कर सकता हूँ। एक काम मुझे करना पड़ेगा, काउंट की मुझे शुरुआती वैल्यू 0 रखनी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है, नहीं तो कुछ गार्बेज वैल्यू अगर ले लेगा तो हमारा आंसर जो है वो गलत आ जाएगा। तो इन लाइनों को मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको मुझे बार बार यहाँ पे लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे जब काउंट की वैल्यू अपडेट होगी तो मुझे यहाँ पर करना पड़ेगा 500, उसके बाद में यहाँ पे मुझे करना पड़ेगा काउंट 200,
और उसके बाद यहाँ पे मुझे करना रहेगा काउंट की वैल्यू फिर से अपडेट करके यहाँ पे मुझे करना रहेगा 100, यहाँ पे मुझे करना रहेगा 50। ठीक है, ऐसे कर करके मैं क्या करूँगा कि जब भी मुझे नोट्स का मुझे नंबर मिला, ठीक है, तो उसको मैंने क्या कर लिया, उसको मैंने काउंट में स्टोर कर लिया। ठीक है, काउंट में मैंने क्या कर लिया, स्टोर कर लिया। तो इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, सारे ही नोट्स की वैल्यूज़ को मैं आपस में ऐड करके मैं काउंट नाम के वेरिएबल में रखते जा रहा हूँ। ठीक है, काउंट नाम के वेरिएबल में मैं रखते जा रहा हूँ। ठीक है, तो इतना हमें करना पड़ेगा। और इस बस यही सॉल्यूशन नहीं है, इसके अलावा आप जैसा करना चाहें आप वैसा कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग में यही फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि सब कुछ आपके समझ के ऊपर डिपेंड करता है। आप जिस तरीके से प्रॉब्लम को समझ रहे हैं आप उस तरीके से इम्प्लीमेंट करिए, कुछ भी सही गलत नहीं होता, बस आपका आंसर सही आना चाहिए, तो फिर सब कुछ सही है। ठीक है, और मैं यहाँ लिख दूंगा काउंट लिख दूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैं /n लगा देता हूँ, /n। तो उससे क्या होगा कि हमारा एक स्पेस आ जाएगा इस रिजल्ट को प्रिंट होने के बाद। ठीक है, और उसके बाद और चाहे तो ये printf में जो डिज़ाइन बना है इसको भी नीचे मैं ऐसे कर सकता हूँ, तो हमारा आंसर थोड़ा और अच्छा दिखेगा। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ कि आउटपुट स्क्रीन को मैं थोड़ा क्लियर नहीं करता हूँ, मैं इसी अमाउंट को फिर से लिखता हूँ। ठीक है, तो मैं रन करता हूँ, रन कोड करने के बाद जो हमारा अमाउंट है वो है 7378। ओके, 7378 मैंने रन किया। रन करने के बाद देखिए टोटल नोट्स जो थे वो कितने आ गए, 12 आ गए। ठीक है, 12 है क्या, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एकदम सही। ठीक है, टोटल नोट्स थे वो 12 आ गए। अब एक सवाल शुरू में और आया था जब हम अभी इस प्रोग्राम का डिस्क्रिप्शन समझ रहे थे, इस प्रॉब्लम का डिस्क्रिप्शन समझ रहे थे कि अगर 2000 के नोट अभी जैसे हमें मिलते ही नहीं है, तो अगर 2000 के नोट हमें यहाँ हटाना रहे तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, हम यहाँ से हटा सकते हैं। आप ये 2000 का जो वेरिएबल आपने डिक्लेयर कर दिया है इसको हटा दीजिए। ठीक है, फिर यहाँ से इसको हटा दीजिए। ठीक है, यहाँ से आपने हटा दिया और उसके बाद में आप यहाँ से भी हटा दीजिए, बस हो गया, आपका प्रोग्राम जो है मॉडिफाई हो गया। अब ये 2000 के नोट नहीं बताएगा, अब ये बताएगा 500 से नोट। ठीक है, बाकी आपका पूरा आंसर सही रहेगा। तो अब हम सेम अमाउंट के लिए फिर से कर लेते हैं इसको। तो मैं इसको फिर से क्या करता हूँ, रन करता हूँ। रन करने के बाद यही अमाउंट डालता हूँ 7378। ओके, 7378 मैंने रन किया। तो अब देखिए यहाँ पे आंसर गड़बड़ आया है, क्यों, क्योंकि हमने फॉर्मूला को सही से मॉडिफाई नहीं किया। हमने क्या किया यहाँ पे हमें इस 2000 को भी हटाना था। ठीक है, तो ऐसे ही हम समझते हैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर करके। ठीक है, तो यहाँ हमें हटाना पड़ेगा, अमाउंट को हमें डिवाइड करना पड़ेगा 500 से, और यहाँ पे भी देखिए हमने 2000 लिखा है, इन सारे 2000 को हमें हटाना पड़ेगा, तब हमारा आंसर जो है वो सही आएगा। ठीक है, क्योंकि अभी तो वो 2000 के नोट को भी कंसीडर कर रहा है। देखिए हर जगह हमने 2000 की वैल्यू यहाँ पे मॉडुलस करी है, तो इन सब को हमें हटाना पड़ेगा, तब जाके हमारा आंसर जो है वो सही आएगा। ठीक है, फिलहाल ये आंसर गलत आ रहा है। तो जो हमारा अमाउंट था सबसे पहले हमने उसको डिवाइड किया 500 से, तो हमें 500 का नोट का काउंट मिला। फिर हमने क्या किया, उस काउंट को हमने काउंट में स्टोर कर लिया। उसके बाद में जो भी अमाउंट था उसको हमने पहले क्या किया, 500 से मॉडुलस किया, जो मिला हमें उसको हमने 200 से डिवाइड किया। ठीक है, फिर आगे इस तरीके से बढ़ता गया। अब हमारा आंसर जो है सही आना चाहिए। तो एक बार और मैं प्रोग्राम रन करता हूँ। प्रोग्राम रन करने के बाद मैं यही वाला अमाउंट डालता हूँ 7378। तो 7378 मैंने डाला, मैंने एंटर किया। तो अब देखिए यहाँ पे 500 के हमें 14 नोट चाहिए, 200 का 1, 100 का 1, बाकी सब वैसे ही रहेगा। ठीक है, ये लास्ट में 3 और ये 1 2 3 4, बाकी सब वैसे ही रहेगा। ठीक है, बस चेंज क्या होगा, 500 के नोट चेंज होंगे। तो जब हमारे पास 2000 के नोट थे, ठीक है, तब हमें इस अमाउंट को बनाने के लिए कितने नोट चाहिए थे, हमें 12 नोट चाहिए थे। ठीक है, और जब हमारे पास 500 का नोट नहीं है तो यही सेम अमाउंट को बनाने के लिए हमें 21 नोट चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर अमाउंट को बनाने के लिए, किसी सर्टेन अमाउंट को बनाने के लिए हमें टोटल कितने नंबर ऑफ़ नोट्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम का यूज़ आप बहुत सारे केसेस में कर सकते हैं, बहुत सारे एप्लीकेशन है इस प्रोग्राम के। तो आप इस प्रोग्राम को एक बार देखिए, समझिए और इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करिए। और इस प्रोग्राम में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है,
आपको कुछ डाउट समझ में आता है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट वीडियो में जब हम मिलेंगे तो हम एक और ऐसी ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।